अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया कि सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये किस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी में क्या डिफरेंस है, फाइनेंशियल लायबिलिटी जो है वो कितने किस्म की होती हैं। तो सर नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एरिया विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। कि सर आप अपने फाइनेंशियल एसेट्स को कितने तरीक़ों से क्लासीफाई करोगे। सही है ना, जैसे आप अपने एसेट्स को करंट और नॉन करंट में करते हो डिपेंडिंग ऑन सम क्राइटेरिया, तो सिमिलरली आपके फाइनेंशियल एसेट्स की भी जो है वो क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस मॉडल एंड कैश फ्लोज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सर तीन तरीक़ों से फाइनेंशियल एसेट्स क्लासीफाई होते हैं। या तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे आप रखेंगे, या फिर आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखेंगे, या फिर आप अमोटाइज कॉस्ट पे रखेंगे। सर इसका क्या मतलब है। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर रखने का मतलब है कि यू शैल बी मेजरिंग योर investments or financial asset at fair value with a change in fair value, be it the positive one or negative one, to be charged in PM। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखने का मतलब ये है कि यू शैल बी मेजरिंग योर फाइनेंशियल एसेट्स एट फेयर वैल्यू विद द चेंज, बी इट द पॉजिटिव वन और नेगेटिव वन, टू बी चार्ज्ड इन ओसीआई। अमोटाइज कॉस्ट पे रखने का मतलब ये है कि सर आप अपने इंस्ट्रूमेंट को जो है कॉस्ट पे ही रखेंगे, और अगर कोई आईआरआर और जो है कूपन रेट का डिफरेंस होता है तो उससे एडजस्टमेंट करेंगे, अलगर्ज कि आपका फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू की वजह से आपका ये जो अमोटाइज कॉस्ट वाली क्लासिफिकेशन है ये हिट नहीं होगी। ठीक है ना। तो अमोटाइज कॉस्ट को फिलहाल अगर आप समझना चाहें तो आप समझ लें, जो आपकी कॉस्ट है उसी पर ही रखेंगे। फिर जब मेरी नेक्स्ट वीडियो है आईआरआर और कूपन रेट वाली, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कॉस्ट और अमोटाइज कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो फॉर नाउ सर ये तीन किस्म की क्लासिफिकेशन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर व्हेन वी शैल बी क्लासिफाइंग आवर फाइनेंशियल एसेट एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल और एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और अमोटाइज कॉस्ट, तो उसके लिए स्टैंडर्ड ने दो बातें कही हैं, दो जो है अहम क्राइटेरिया या फाउंडेशंस बताई हैं जिसकी बेसिस पर जो है वी शैल बी क्लासिफाइंग आर इंस्ट्रूमेंट ईदर एट पीएनएल और ओसीआई और अमोटाइज कॉस्ट। सर वो दो एक्चुअली जो है क्या आपकी फाउंडेशंस हैं या क्लास वो क्राइटेरिया हैं। एक है बिजनेस मॉडल। तो पहले हम इनको समझ लेते हैं कि सर ये फाउंडेशन क्या है या किसकी बेसिस पर हमने डिसाइड करना है कि हमने कौन सी क्लासिफिकेशन में रखना है। तो सर एक होता है बिजनेस मॉडल। याद रखें किसी भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से ना, कोई भी इन्वेस्टर जब भी इन्वेस्टमेंट करता है तो ही और शी हैज़ गॉट द बिजनेस मॉडल इन माइंड। तीन किस्म के हो सकते हैं बिजनेस मॉडल किसी भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। नंबर वन इज़ होल्ड टू कलेक्ट। कोई भी इन्वेस्टर इस नीयत से इन्वेस्ट करता है कि वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है लेट से इंटरेस्ट या डिविडेंड खाएगा और टिल मैच्योरिटी होल्ड करके रखेगा। सही है ना। तो दिस मॉडल इज कॉल्ड, बिजनेस मॉडल इज कॉल्ड होल्ड टू कलेक्ट। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जो है इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा होता है इन्वेस्टमेंट में। दूसरा मॉडल होता है होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल। कि फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करता है इस नीयत से कि उस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट या डिविडेंड तो खाएगा, बट अगर वक्त मिला तो जो है वो बेच के एग्जिट आउट भी कर जाएगा। इस पर अगर मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं तो मैंने जैसे कैप्को के शेयर्स खरीदे, कोटड्डू पावर प्लांट कंपनी जो है, अब लेट से वो मैंने 30 रुपये में ख़रीदे हैं, अब वो डिविडेंड भी देता है, अच्छा डिविडेंड देता है, तो मेरे पास 2 साल से पड़े हुए। अब जहाँ इसकी वैल्यू 40 या 45 रुपया होती है, ठीक है ना, तो मैं उसको बेच के कैपिटल कमा के एग्जिट आउट कर जाऊँगा। तो मेरा ये जो बिजनेस मॉडल है दिस इज़ होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल। तीसरा होता है होल्ड टू सेल। मैं खरीदता ही इस नीयत से हूँ, इन्वेस्टमेंट करता ही इस नीयत से हूँ कि मैं बेचूंगा। जैसे जो आपके ट्रेडर्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, जो ट्रेडर्स होते हैं डेली बेसिस पे जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, देयर एम इज़ टू एक्चुअली अर्न फ्रॉम द कैपिटल गेन। सही है ना। ये तीन मॉडल्स हो सकते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम डिसाइड कर सकें कि हमने कौन सी क्लासिफिकेशन फाइनेंशियल एसेट को जो है वो देनी है। अच्छा, बिजनेस मॉडल के साथ साथ हमें कैश फ्लोज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को भी देखना पड़ता है व्हेन वी आर टू डिसाइड ऑन कि कौन सी क्लासिफिकेशन हमने फाइनेंशियल एसेट को देनी है। तो सर याद रखें किसी भी इंस्ट्रूमेंट के कैश फ्लोज दो किस्म के हो सकते हैं, या तो एसपीपीआई होंगे या नॉन एसपीपीआई होंगे। सर एसपीपीआई और नॉन एसपीपीआई में क्या फ़र्क है। एसपीपीआई का मतलब है सोल प्रिंसिपल पेमेंट एंड इंटरेस्ट, यानी आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसके जो कैश फ्लोज होंगे ना, उसमें आपको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा एक पीरियोडिक बेसिस पर, और आपको प्रिंसिपल वापस मिल जाएगा। इसका मतलब कि सर अगर तो कंपनी की परफॉर्मेंस से उस इंस्ट्रूमेंट के कैश फ्लोज हिट नहीं हो रहे, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उस इंस्ट्रूमेंट के कैश फ्लोज जो हैं वो एसपीपीआई हैं। फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स, अगर मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स जो हैं वो सब्सक्राइब किए हैं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी लॉसेस में हो, कंपनी फ़ायदे में हो, आपको जो है एक फिक्स रिटर्न मिलना है और आपको मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल मिल जाना है। तो मैं ये बोल सकता हूँ इस डिबेंचर के जो कैश फ्लोज हैं वो एसपीपीआई हैं।
इसके बरक्स सर नॉन एसपीपीआई, सर अगर तो किसी इंस्ट्रूमेंट के कैश फ्लोज कंपनी की परफॉर्मेंस से लिंक्ड है तो फिर मैं ये बोलूँगा कि इस इंस्ट्रूमेंट के कैश फ्लोज जो हैं वो नॉन एसपीपीआई। सर फॉर एग्जांपल शेयर्स, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, सही है। अब आपको पता है अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपको डिविडेंड मिलेगा, बुरा परफॉर्म करेगी तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। इट मीन्स इस शेयर्स, ये जो शेयर्स हैं इसके जो कैश फ्लोज हैं दिस इज लिंक टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो शेयर्स का जो कैश फ्लोज का नेचर है दिस इज नॉन एसपीपीआई। सर हाउ वी आर टू बाइफर्केट के कौन से कैश फ्लोज एसपीपीआई हैं या नॉन एसपीपीआई हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के, आपने सिर्फ एक जो है वो इसके ऊपर जो है क्राइटेरिया लगाना है। सर आप देखें क्या ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके कैश फ्लोज क्या कंपनी की परफॉर्मेंस से लिंक्ड है। अगर कंपनी बुरा या अच्छा परफॉर्म करती है, मैं डिफ़ॉल्ट रिस्क की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ अगर कंपनी अच्छा या बुरा परफॉर्म करती है तो क्या कैश फ्लोज में चेंज आता है। अगर तो नहीं आ रहा तो ईमान रख लें ये एसपीपीआई, और अगर तो इंस्ट्रूमेंट के कैश फ्लोज में चेंज आ रहा है परफॉर्मेंस की वजह से तो याद रख लें इसके जो कैश फ्लोज हैं वो नॉन एसपीपीआई हैं। यही वजह है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट के कैश फ्लोज हमेशा नॉन एसपीपीआई कंसिडर होते हैं, बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर जो रिटर्न है इट इज़ लिंक टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। इधर एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से बात बता दूं कि बाज़-औक़ात होता है काइबोर्ड लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, सही है ना। जैसे कंपनी ने जो है, जैसे बैंक्स के अंदर फाइनेंसिंग होती है K+3% पे, ये जो K होता है काइबोर्ड दिस इज़ वेरिएबल। तो सर क्या ये एसपीपीआई कहलाएगा अगर काइबोर्ड लिंक्ड आपकी जो है इन्वेस्टमेंट्स हैं तो? जी सर ये एसपीपीआई कहलाएगा, क्योंकि काइबोर्ड का ताल्लुक कंपनी की परफॉर्मेंस से नहीं होता, काइबोर्ड का ताल्लुक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से होता है। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि सर वो क्या फाउंडेशन है जिसकी बेसिस पर हमने क्लासिफिकेशन को डिसाइड करना है कि फाइनेंशियल एसेट्स को आप जो है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखेंगे या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखेंगे या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे रखेंगे। मैं क्विकली रिकैप कर देता हूँ, आपने बिजनेस मॉडल देखना है और आपने कैश फ्लोज देखने इंस्ट्रूमेंट के कि वो क्या हैं, एसपीपीआई हैं या नॉन एसपीपीआई हैं, सही है। बिजनेस मॉडल 3 तरीक़ों का हो सकता है, होल्ड टू कलेक्ट एंड सेल और होल्ड टू सेल। अब सर ये हम देखेंगे कि कौन सी इन्वेस्टमेंट को आपने किस नीयत से, किस इरादे से ख़रीदा, फिर उसकी बेसिस पर हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। उसके लिए जो है इंशाल्लाह ये जो मेरा नेक्स्ट सेशन है उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं कि हम बात करेंगे कि कौन सा बिज़नेस मॉडल होगा और कौन से किस किस्म के कैश फ्लोज होंगे, तो हम जो है कहाँ क्लासिफिकेशन करेंगे। थैंक यू।